मेरे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे दर्शकों, विद्यार्थियों, मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। क्विक एंड फ्लुएंट इंग्लिश के एपिसोड 9 में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आउटडोर शूटिंग करता हूँ। कहीं केले के फार्म्स हैं, कहीं आम के बाग हैं, कहीं छोटे छोटे जंगल हैं, पक्षी हैं। मैं स्वयं ये हरियाली से भरा वातावरण बहुत पसंद करता हूँ और मैं अपनी सारी शूटिंग्स जहाँ तक संभव होता है आउटडोर ही करता हूँ, ताकि आप भी इस खुले वातावरण का पृष्ठभूमि में आनंद ले सकें। और जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हमने अपने एपिसोड्स में ऐड किया है, मुझे आशा है कि आप उसका भी आनंद उठाते होंगे। एपिसोड 8 में हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस डिस्कस किया था। इसी से संबंधित कुछ और पहलू मैं आज अपने एपिसोड 9 में डिस्कस करूंगा। एक्टिव पैसिव से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम विस्तार से नहीं कह पाए थे अपने पिछले एपिसोड 8 में। जैसा कि मैंने एपिसोड 8 में बताया कि एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को बदलने के लिए एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर पहले वाई लगा देते हैं, और जिस टेंस के एक्टिव का पैसिव बनता है उसका हेल्पिंग वर्ब यानी उसकी ऑक्सिलियरी लगाते हैं, और मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जो आप चार्ट देख रहे हैं उसमें सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस का जिक्र किया गया है कि अफर्मेटिव एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे कहेंगे या लिखेंगे। आज हम थोड़ा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव्स के एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे बदलें। साधारण सा नियम है कि यदि सेंटेंस में नॉट लगा है एक्टिव में, तो उस नॉट को हम पैसिव के हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलियरी के साथ लगा देंगे। इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि नॉट कभी अकेला नहीं आता है। नॉट के पहले संबंधित वाक्य का जो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलियरी वर्ब होता है उसके साथ में हम नॉट अटैच करके वाक्य में लगाते हैं। अब आती है प्रश्नवाचक वाक्यों की बात। सबसे पहले जो एपिसोड्स 2 और 3 और 4 में हमने डिस्कस किया है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट के पहले क्रिया या सहायक क्रिया आती है। तो अगर एक्टिव वॉइस एक्टिव के ही किसी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलियरी से शुरू होता है, तो उसके पैसिव में हम क्या करेंगे, पैसिव का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा देंगे और जो बाकी शब्द बचते हैं उनको उसी क्रम में रख देंगे। ये सीधा सरल आसानी से समझ में आ जाने वाला फार्मूला यानी सूत्र है, इसको आप ध्यान रखें। जैसे चार्ट में जब आप देखेंगे कि इसमें आई सिंग ए सॉन्ग है, तो अगर इसको हम इंट्रोगेटिव में बदलें तो हम कहेंगे डू आई सिंग ए सॉन्ग। तो डू आई सिंग ए सॉन्ग को हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, इज ए सॉन्ग संग बाय मी, प्लेन एंड सिंपल। और अगर हम कहें व्हाई डू आई सिंग ए सॉन्ग, ये ऐसा प्रश्नवाचक है कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में है। तो व्हाई डू आई सिंग ए सॉन्ग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाला वाक्य है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वाई से ही पैसिव शुरू करेंगे। तो वाई और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो सॉन्ग के साथ इज लगेगा। तो इसका पैसिव व्हाई डू आई सिंग ए सॉन्ग का पैसिव क्या हुआ, व्हाई इज ए सॉन्ग संग बाय मी। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, बहुत सिंपल है। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में अपना प्रश्न जरूर मुझसे डिस्कस कर लें, अब आप भेज के मैं उसका समाधान कर दूंगा। एक और चीज यहां पर बतानी है कि प्राइमरी ऑक्सिलियरीज यानी जो सहायक क्रियाएं होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, जिनको हम 2 श्रेणियों में विभक्त करते हैं। एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलियरीज। प्राइमरी ऑक्सिलियरीज वस्तुतः वो ऑक्सिलियरीज या सहायक क्रियाएं या हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम 12 टेंसेस में प्रयोग करते हैं।
जैसे हमने अपने पिछले एक एपिसोड में वर्ब टू बी डिस्कस किया था। बी माने होना, रहना, बनना, इस प्रकार की 3 हिंदी की अभिव्यक्तियां हैं। मुख्यतः बी माने होना। और इज एम आर क्या है? इज एम आर का मतलब भी है, हूं और हो और हैं। तो इज एम आर जो है बी क्रिया का ही एक इंडिकेटिव फॉर्म है, यानी इज एम आर बी क्रिया के ही इंडिकेटिव वर्ब्स हैं, उनको हम पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो फिर क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलियरीज कौन कौन सी हैं? बी, जो इज एम आर के रूप में भी अभिव्यक्त हो सकती है एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब। तो इज एम आर और वर्ब टू बी ये प्राइमरी ऑक्सिलियरीज हैं जो हम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में यूज करते हैं। दूसरी प्राइमरी ऑक्सिलियरी क्या है? डू। डू और डू का पास्ट फॉर्म डिड, तो डू और डिड ये भी प्राइमरी ऑक्सिलियरीज हैं जो हम प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब यूज करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में यूज करते हैं। तीसरा प्राइमरी ऑक्सिलियरी क्या है? हैव। हैव का सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि जितनी भी मुख्य क्रियाएं हैं, मेन वर्ब्स हैं, उनके 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट ओरिजिनल रूट वर्ब, सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म जो वर्ब का होता है, मेन वर्ब का, वो केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है। थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, ये परफेक्ट टेंसेस में और पैसिव वॉइस में यूज होता है। और जो क्रिया का चौथा आईएनजी रूप होता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जो कंटिन्यूअस टेंसेस में एवं अन्य प्रकार से भी प्रयोग होता है। लेकिन सहायक क्रियाओं के केवल 2 रूप होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म। जैसे बी क्रिया प्राइमरी ऑक्सिलियरी है। बी क्रिया की जो इंडिकेटिव वर्ब्स हैं, इज एम आर, ये भी सहायक क्रिया के रूप में यूज होती है प्रेजेंट टेंसेस में। टू भी प्राइमरी ऑक्सिलियरी है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में यूज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज के रूप में यूज होती है। और सेकंड फॉर्म जो डिड है वो पास्ट इंडेफिनिट में हम प्राइमरी ऑक्सिलियरी के रूप में डू को यूज करते हैं। और जो क्रिया सहायक क्रिया हैव है वो भी प्राइमरी ऑक्सिलियरी है जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, हैज, हैव, हैड के रूप में। इतना आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लें, बार बार रिवाइंड करके वीडियो देख करके इसको मेमोराइज कर लें और जिंदगी में कभी ना भूलें। तो प्राइमरी ऑक्सिलियरीज 3 कौन सी हैं? एक तो क्रिया बी जो इज एम आर और वाज वर के रूप में यूज होती है। फिर दूसरी प्राइमरी ऑक्सिलियरी क्या है? डू, जो डज और डिड के रूप में यूज होती है। तीसरी ऑक्सिलियरी जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी है वो है हैव, जो हैज और हैड के रूप में भी परफेक्ट टेंसेस में यूज होती है। दूसरे प्रकार की जो कैटेगरी है ऑक्सिलियरी वर्ब्स की वो है मोडल ऑक्सिलियरीज। मोडल ऑक्सिलियरीज अर्थात ये मोड से, इससे ये जो मोडल ऑक्सिलियरीज हैं इससे जो है मोड पता लगता है, अवस्था पता लगती है क्रिया की। ये किस प्रकार की ऑक्सिलियरीज हैं? मोडल ऑक्सिलियरीज किस प्रकार की हैं? जैसे आपको हम बताएं, विल और वुड, शैल और शुड, और शुड, मस्ट, ought to, can, could, may, might। may, might। can माने सकना, जो क्षमता बताता है। कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, तो कैन और कुड हम दोनों यूज कर सकते हैं सकना के सेंस में। और मे माने भी सकना होता है। मे और माइट किस प्रकार का सकना है? संभावना और अनुमति प्रदान करने के लिए जो हम सकने के अर्थ में जो मोडल ऑक्सिलियरी यूज करते हैं वो है मे और माइट। मे और माइट क्या बताते हैं? अनुमति, संभावना या विनम्रता। मे आई कम इन। और संभावना इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, ये संभावना बता रहा है। तो कैन, कुड, मे, माइट ये भी मोडल ऑक्सिलियरीज हैं। और जो विल है, विल को हिंदी में हम गागी गे के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, तो विल का पास्ट फॉर्म है वुड, ये भी मोडल ऑक्सिलियरी है। शैल, शैल का मतलब भी गागी गे, ये भी मोडल ऑक्सिलियरी है। शैल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? शुड, तो शैल का पास्ट फॉर्म शुड, ये भी मोडल ऑक्सिलियरी है। और 3 और मोडल ऑक्सिलियरीज हैं, वो हैं शुड, मस्ट और टू।
ought to की स्पेलिंग है OUGHT और to, ought to, ये दोनों साथ साथ प्रयोग होते हैं। should का मतलब चाहिए साधारण अर्थों में, must का मतलब भी चाहिए, अवश्य चाहिए, इसमें स्ट्रेस यानी एम्फेसिस हो जाता है, जोर पड़ जाता है, वहां पर हम अवश्य चाहिए के अर्थ में मस्ट ऑक्सिलरी यूज करेंगे। एक तीसरी मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी है? ought to। ought to का मतलब भी चाहिए होता है, तो ought to चाहिए के अर्थ में मॉडल ऑक्सिलरी हम तब प्रयोग करते हैं जब हम किसी को कोई अच्छी राय या परामर्श दे रहे होते हैं, वहां पर हम चाहिए के लिए ought to प्रयोग कर लेते हैं। ought to उच्च स्तरीय अंग्रेजी है, तो should, must और ought to इनका जो है तीनों का अर्थ चाहिए है, और इनके जो भावार्थ हैं, इनके प्रयोग के अलग अलग नियम हैं, इनकी अलग अलग परंपराएं हैं, इसको आप भली प्रकार से समझ लें। तो इतनी ऑक्सिलरीज हमने दो बताई, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। अब हम यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज के परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में पैसिव वॉइस से संबंधित एक नियम बताएंगे जो बहुत ही रोचक है और आपको बहुत बड़ा ज्ञान प्रदान करेगा। इसका ज्ञान जैसे हमने कहा, जैसे आप फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव लें, आई विल सिंग अ सॉन्ग, इसको आप पैसिव में जब बदलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव का जब पैसिव बनाएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है विल बी। तो आप देखें कि फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब विल है, और जब पैसिव बनाएंगे तो विल के साथ में हमने बी जोड़ दिया, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, यानी ए सॉन्ग विल बी संग बाय मी, तो विल के बाद बी लग गया पैसिव में, और विल एक मॉडल ऑक्सिलरी है। इसी प्रकार से कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी अगर एक्टिव में है, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to, कैन, कुड, ये जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज अगर एक्टिव में यूज हुई हैं और उनका अगर पैसिव बनाना है, तो जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं उनके बाद हम बी लगा देंगे, तब हम पैसिव बनाएंगे। जैसे आई शुड सिंग अ सॉन्ग, तो पैसिव क्या हो जाएगा? ए सॉन्ग शुड बी संग बाय मी। हम कहें आई मस्ट सिंग अ सॉन्ग, ए सॉन्ग मस्ट बी संग बाय मी। आई ऑट टू सिंग ए सॉन्ग ऑट टू बी संग बाय मी। आई कैन सिंग अ सॉन्ग कैन बी संग बाय मी। आई शुड सिंग अ सॉन्ग शुड बी संग बाय मी। इस प्रकार से आपने देखा, एक जो नियम की एक रूपता से अगर आप परिचित हो जाएंगे, अवगत हो जाएंगे, तो आपको कभी भी इंग्लिश में बात करने में न तो झिझक होगी और न ही घबराहट होगी, और आपकी फ्लुएंसी मेंटेन हो जाएगी। जब भी आप अंग्रेजी में किसी से भी वार्ता करेंगे, किसी से भी साक्षात्कार करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, तो आपकी बातचीत में, आपकी वार्ता में घबराहट और संकोच का धेला भर भी एलिमेंट नहीं रहेगा, और आप प्रवाहमयी तरीके से अंग्रेजी में संवाद कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें आशा है कि आज का जो एपिसोड है वो आपको बहुत रोचक लगा होगा और आपकी पूर्व की अनेक भ्रांतियां भी इससे साफ हो गई होंगी। पुनः निवेदन करना है कि आप अपने मित्रों में, परिजनों में, पूरे समाज में, जहां जहां आपके कनेक्शंस हैं, जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, उनको इस चैनल का प्रचार करें, लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें, सब्सक्राइब कर लें तो बात ही क्या है, क्योंकि सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाता है। एंड आई वांट यू टू स्टे ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।